हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट एजुकेशन फॉर क्लास 8। एंड आज हम लोग साइंस स्टार्ट नहीं मतलब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। मुझे किसी ने बोला था इसके वीडियो बनाने पे कमेंट सेक्शन में, तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 7 करने वाले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली इफ़ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ this chapter. So in previous class 7 you have read about this chapter, which is about chapter number, I think this was only chapter 7 in class 7, about the forest, about the story of Ahmed, Professor Ahmed, right? So in that chapter we saw the different kind of trees are there in the forest. तो एक basically tour मिला था हमें forest। यहाँ पर हम करेंगे कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो यहीं पर यही जो होती है, तो वी सॉ इन क्लास 7 द पहेली एंड भुजू विजिट करा था, ठीक है। अब प्रोफेसर दे वर ईगर टू शेयर द एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस अबाउट विजिटेड, ठीक है। तो चलो, अब ये यहाँ पर कुछ सेंचुरीज़ के नाम बताए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि बनाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पूछा गया है एक पहेली का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो बेसिकली इनका हमारा ये मकसद है कि जो एनिमल्स है, जैसे कि टाइगर्स जो टाइगर्स होते हैं वो भी अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो फॉर टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड द प्लांट्स वी यूज टू मेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट, ओके। अब डिफॉरेस्टेशन, भाई ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखो, डिफॉरेस्टेशन इज़ दैट मीन्स क्लियरिंग, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द पर्पज़। आपने देखा भी है बहुत बार, क्या आपकी जगह में डिफॉरेस्टेशन होता होगा, उनने पूरी ट्रीज़ और पूरा जो है फॉरेस्ट को रिमूव करके एक मॉल बनाया हो या फिर बिल्डिंग्स बनाई हो, सो दैट इज़ अ डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, सो हेयर दे आर टोल्ड अबाउट सम ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, ठीक है, विच आर cut down for the polling purpose. So procuring land for cultivation. तो ट्रीज़ को इसलिए कट करा जाता है क्योंकि जो लैंड है वो वहाँ पर वो फार्मर्स क्या कहते हैं, अपना कुछ और फार्मर्स नहीं, मतलब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हो, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो उससे ही फर्नीचर बनाया जाए, ट्रीज़ जो होती है ना उनसे फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं ना, तो इस वजह से। तो जो नेचुरल कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, दोज आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवरल ड्रॉट्स। व्हाट इज़ ड्रॉट्स? ड्रॉट्स क्या होते हैं? ड्रॉट्स मतलब सूखापन। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब पूरे सब कुछ कट जाते हैं तो क्या होता है, वो सूखापन सा आ जाता है, उसे हम ड्रॉट्स कहते हैं, सूखापन, ओके। टू ऐड मोर कॉजेज़, मैं आपको बहुत सारे कॉजेज़ बताने वाली हूँ अभी आज के इस वीडियो में। कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। मैं ना ये रीड नहीं करने वाली, मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, काम आएगा आपके। ओहो, सॉरी, लेना पड़ेगा मेरे को, हाँ जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं आपकी कि इंक्रीज़ द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल, ठीक है, ये हो जाता है। सेकंड है ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर, ठीक है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, कैसे इंक्रीज़ हुआ? देखिए, व्हेन वी रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड सो प्लांट्स एब्जॉर्ब्स इट एंड देन दे रिलीज़ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हमने ये रिलीज़ करें, अगर प्लांट्स, ट्रीज़ ही नहीं होंगी तो फिर ऑक्सीजन कौन देगा हमें? कौन कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हें
इनहेल करेगा और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। कौन करेगा फिर ऐसा? कोई नहीं करेगा इफ़ ट्रीज़ वुड नॉट देयर, राइट। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर क्या होता है कि कभी कभी लेवल कहीं कहीं जो होते हैं एरियाज़ में वहाँ ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, सूखापन रहता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है कुछ एरियाज़ में होता है कम ज़्यादा होता रहता है। तो जो ग्राउंड वाटर होते हैं उनका भी जो लेवल होता है हो जाता है डिस्टर्ब। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ें होती हैं, जो एनवायरमेंटल उधर ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब कर देता है बैलेंस। अब एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट है उसका जो पूरा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रेनफॉल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एज, क्योंकि अब देखो रेनफॉल, देखो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, इफ़ प्लांट्स वुड नॉट देयर, तो रेनफॉल का क्या फ़ायदा फिर, राइट। और फिर फर्टिलिटी भी नहीं रहेगी। फिर क्या होगा जो फ्लड्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब रेनफॉल देखो रेनफॉल तो होगी, लेकिन क्या जो सॉइल है वो रेनफॉल को अब्जॉर्व कर लेगा और फिर वो क्या है ओशंस वगैरह में जाके गिरेगा। इससे क्या होगा, इससे ना बहुत बड़े फ्लड्स आ सकते हैं, और फ्लड्स आएंगे तो फिर अब आपको पता ही है क्या होगा, सुनामी होगी, फिर सुनामी के नाटक होंगे, फिर क्या होगा, फिर ऐसे करके ना फ्लड, सुनामी, वॉल्केनोस नहीं एक साइक्लोन्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, अब दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब यहाँ ग्लोबल वार्मिंग वही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये जो है रेनफॉल रिड्यूस कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, ड्रॉट्स कॉज कर सकता है। ठीक है, एक और टर्म है विच इज़ है द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड टू डेजर्ट्स। अब देखो जैसे कि अगर ट्रीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा कि रेनफॉल आएगी, सॉइल के ऊपर, सॉइल वगैरह क्या करे, एब्जॉर्व कर लेगा, वही होता जाएगा। फिर क्या होगा, जो फर्टाइल तो बन जाएगा लैंड, लेकिन फिर वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको प्रोसेस को कहेंगे हम डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्या करेगा, डिफॉरेस्टेशन लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब हम थोड़ा पचमढ़ी के जो रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये टर्म्स हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, अब if we have to save the animals and plants, so if we have to save flora and fauna and their habitats, so we have to build some protected areas. तो अब ना आप सोचोगे अब तो यहाँ पर फॉरेस्ट पूरा हटा दिया जाएगा और फिर एरियाज़ बनाए। ऐसा नहीं होता है कि वो फॉरेस्ट को ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कर देते हैं, नेशनल पार्क के रूप में और बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, देखो टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ठीक है, तो एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, वो होता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके और कोई आ ना सके। ठीक है, कोई आ ना सके उनकी सेंचुरी में और उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। नेशनल पार्क्स में है कि नेशनल पार्क्स में ये क्या होता है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं ना जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, साइड बाय साइड जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वाइल्ड लाइफ में भी कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल पार्क गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये डिफरेंस है कि जो ये रिज़र्व होता है बहुत बड़ा होता है, आपने इतना बड़ा फॉरेस्ट नहीं देखा होगा, उसी में ना इन्हें करा जाता है। तो लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि क्या है, अब ज़्यादा बड़े फॉरेस्ट होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं जो अपना फॉरेस्ट में ही सब कुछ चलाते हैं। मतलब वो अपनी ड्रेस वगैरह भी आपने देखोगे ना, वो ऐसे ऐसे होती है, लीफ से बनी हुई ड्रेस होती है, वो वाला ट्राइबल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है ना वो लीफ पे, तो वो वहाँ पर अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो मतलब एनिमल, प्लांट्स दोनों प्रोटेक्टेड हैं, एज वेल एज ट्राइबल्स जो उनका लिविंग एरिया है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं,
ये तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे और हिस्ट्री का चैप्टर जो 2 है वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। ओके बाय, थैंक यू।